हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब एटम किसे कहते हैं एंड मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, तो कुछ ओल्ड कॉन्सेप्ट है जिसको हम बताएंगे इस वीडियो में। जैसे कि शुगर हो गया, साल्ट हो गया, सैंड हो गया, डायमंड, ग्रेफाइट, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, वुड, रॉक, मिनरल्स, फूड एंड फैब्रिक, ये सब अलग अलग तरह के क्या है, मैटर है। इसी मैटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जो इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कर्नाड, उन्होंने यह बताया था कि जो हमारे जो मैटर हैं उनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो छोटे पार्टिकल्स में, स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने उसको डिवाइड किया और मैटर को डिवाइड किया। मैटर को डिवाइड करने के बाद उन्होंने उसका नाम दिया परमाणु, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो महर्षि कर्नाड के अकॉर्डिंग टू उसका नाम दिया गया परमाणु, जो कि हिंदी में बोला भी जाता है परमाणु। फिर बाद में जो साइंटिस्ट आए, जॉन डाल्टन आए। जॉन डाल्टन ने उसी का नाम, उसी परमाणु को एटम इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट किया। अब इस एटम का मतलब क्या होता है? एटम मतलब होता है इंडिविजुअल्स। इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब अब इसके बाद इस पार्टिकल्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग टू। समथिंग विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। उन्होंने यही कहा कि अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। किसको? एटम को। यानी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या हो गया, एटम्स हुआ। जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग टू उन्होंने ये बताया कि इसको अब हम डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जॉन डाल्टन ने ये अपने कॉन्सेप्ट में उन्होंने दिया। उसके बाद बहुत सारे इंडियन फिलोसफर आए, उन्होंने भी इस चीज को बताया कि जो भी मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसके या तो एटम होंगे या तो मॉलिक्यूल्स होंगे, इसी से ये क्या होते हैं, बने होते हैं। इन्होंने ये बताया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल्स अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं, क्योंकि उनका मैटर क्या होता है, अलग अलग तरह का होता है। डिफरेंट टाइप का मैटर होता है जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। अब इसके बारे में केमिकल कॉम्बिनेशन, रिएक्शंस के बारे में फिर एक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये दिया कि कुछ लॉ दिए केमिकल कॉम्बिनेशन की एस्टेब्लिशमेंट, उसके एक्सपेरिमेंट को लेकर के उन्होंने कंफर्म आइडिया दिया। आइडिया ऑफ एटम्स बीइंग द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर्स। अब उसी को डिफाइन करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। अब इसमें 3 लॉ दिए गए हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। पहला लॉ दिया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये सब जितने भी लॉ थे उन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन में ही आते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं और इसमें फॉर्मुलेट किया गया
यानी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी बताया गया। अब देखते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि ये है क्या। लगभग ये 18th सेंचुरी में इसको डिस्कवर किया गया था, केमिकल रिएक्शंस को, और एक क्लोज्ड कंटेनर में ये पूरा प्रोसेस कराया गया, जिसमें यह देखा गया कि जो भी हम मास लिए हैं वो मास बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। यानी इसमें क्या होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ मास इन द केमिकल रिएक्शन led to the formulator of the law of conservation of mass। अब जितना भी जो भी दिया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो सबसे पहले जो दिया है इसको लेवेजियर, का नाम लिख देते हैं हम, LAVOISIER, लेवेजियर, इन्होंने दिया था इन 1774 में। अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने यह बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ सिस्टम। हम मैटर को एक सिस्टम में कंजर्व कर सकते हैं। एंड द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। और हमेशा ही मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। ऐसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहा गया। अब इसमें क्या होगा कि ना ही गेन होगा और ना ही लॉस होगा केमिकल रिएक्शंस का। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ना ही इसमें मास का लॉस होने वाला है ना ही मास का गेन होगा, जबकि जो भी रिएक्टेंट होंगे उसका मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब हम ऐसे भी कह सकते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विल बी बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब हम लेते हैं क्या, एक एग्जांपल लेते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम निकालेंगे इसका, तो इसका मास होता है 40, इसका मास होगा 40, और इसका कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, यानी 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। टोटल हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हम अगर इसको लिखते हैं तो हमारा आएगा 100। एक बार आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 100 होगा। अब हम इसको तो कैलकुलेट कर लिए, यानी हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, तो 100 है। अब जब हमारा जो मास है, यानी ये जो मास हमारा आया है, अब मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, यानी जितना हमारा प्रोडक्ट मिला वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं, कैल्शियम का 40 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16, यानी इसका हो गया 56, प्लस ये भी है, इसका 12 होता है, 12 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 2, यानी हो गया 44। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 100, यानी हम कह सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट होंगे हमारे उतना ही प्रोडक्ट होगा, यानी हम कह सकते हैं, पूरी तरह से कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा ही क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, यानी जब भी हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इस रिएक्टेंट 100 ग्राम है, जो हमारा मिला प्रोडक्ट वो भी 100 ग्राम है,
तो कहीं भी ना तो गेन हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है मास का। तो वी कैन वेरीफाई द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसको हम लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये इसका जो मास होगा वो इसके इक्वल होगा। अब दूसरा हमारा एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट। आप लिख देना सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये तो मालूम ही है। जब हम इसके साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो 4.2 ग्राम हमने इसको लिया और HCl हमने 10 ग्राम लिया, ठीक है। दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारा NaCl H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब हम क्या देखते हैं कि NaCl यानी जो हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड मिला वो और वाटर और CO2 इन सब का पूरे का वेट लिया। CO2 का हमने लिया तो ये 2.2 ग्राम, ये 12 ग्राम, ठीक है। अब दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 14.2 ग्राम, ये आया। इन दोनों को ऐड किया 12 ग्राम और ये 2.2 ग्राम, तो कितना होगा 14.2 ग्राम। अब इसी तरह से 4.2 ग्राम हमने क्या लिया था, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया था और HCl कितना लिया 10 ग्राम लिया। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 14.2 ग्राम। तो हम इस रिएक्शन से भी कह सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड। लगभग जितने भी रिएक्शन होते हैं सब में मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। अब इसी तरह से हम देखते हैं दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको करना है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सबसे पहले जो दिया था साइंटिस्ट प्राउस्ट, यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं, प्राउस्ट ने दिया था 1779 में। अब इन्होंने ये एनालाइज किया केमिकल कंपोजिशन में कि जो भी परसेंटेज होता है एलिमेंट्स का वो कितने मात्रा में प्रेजेंट होता है। लार्ज नंबर में कंपाउंड्स को उन्होंने कंक्लूजन निकाला, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीजें दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, सॉरी, यानी इसके अकॉर्डिंग जब प्राउस्ट ने बताया, इसके अकॉर्डिंग ये बताया द लॉ ऑफ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर, यानी सेम एलिमेंट होना चाहिए। यहां पर ये चीजें नोट डाउन करिएगा, सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इज अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, यानी प्रोपोर्शन भी उसका क्या होना चाहिए, एकदम फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जैसे हम एग्जांपल लेते हैं H2O, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O इज 1:8। जैसा कि हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का रेशियो क्या है 1:8 है बाय देयर मासेस। मास अगर हम देखें हाइड्रोजन का मास कितना होगा, देखते हैं, ये हाइड्रोजन का मास ये 2 हो गया, ऑक्सीजन का मास हो गया 16। तो मास 2 कैसे हुआ,
क्योंकि इसका मास होता है 1 और यहाँ पर कितने हैं, ये 2 हाइड्रोजन है, इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 1 इंटू 2 यानी 2:16, दैट इज 1:8। अब हम इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोक। कोक को हम क्या करते हैं, बर्न कराते हैं। ठीक है, कोक को हमने क्या किया, बर्न कराया। बर्न कराने के बाद C+O2 यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड विथ ईच अदर एंड फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जितना रेशियो इधर होगा उतना ही रेशियो इधर भी होगा। अब दूसरा एग्जांपल, बाय हीटिंग लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, CaCO3 और CaO plus CO2. In both the process, the ratio of carbon and oxygen is fixed by their masses, that is CO2. यानी हम कह सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का जो मासेस होगा CO2 का, वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। देखेंगे इन बोथ द प्रोसेस, दोनों प्रोसेस में हम देख रहे हैं रेशियो ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन इज फिक्स्ड बाय देयर मासेस इज CO2। तो हम देखते हैं कि इसका मास कितना हो गया, 12 हमने लिख दिया, यानी कार्बन का मास हो गया, ये कार्बन का मास हो गया 12, ये किसका मास हुआ, ऑक्सीजन का मास हुआ 32। क्यों, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, इसलिए 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 32। तो रेशियो क्या निकल कर आएगा, 3:8। ठीक है, अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको समझते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सबसे पहले दिया था किसने, डाल्टन ने 1803 में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा कि व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड, जब 2 एलिमेंट को हम एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनते हैं। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ 1 एलिमेंट, जिसमें क्या होता है, एक एलिमेंट का डिफरेंट मास हो सकता है, विच कंबाइन विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर, और दूसरे का क्या होना चाहिए, फिक्स्ड मास होना चाहिए। पहले वाले का डिफरेंट मासेस हो सकता है, लेकिन दूसरे वाले का क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ कि फिक्स्ड मास, यानी पहला अगर है हाइड्रोजन है जैसे वो, तो इसका अलग होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। यानी हाइड्रोजन का डिफरेंट मास हो सकता है, बट जो दूसरा वाला है उसका क्या होना चाहिए, फिक्स्ड मास होना चाहिए। बियर अ सिंपल रेशियो टू 1 अनदर, तब एक सिंपल रेशियो बनता है। एग्जाम्पल, O2 कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 ऑक्साइड, 2 ऑक्साइड बनता है। जब हम इसको ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं तो 2 ऑक्साइड बनता है। द O2 कंटेंट इन 1 ऑक्साइड, एक तो O2 कंटेंट बनता है ऑक्साइड में, वाटर हो गया, इज 88.89%, ये बना। ठीक है, वाइल दैट इज इन द अदर ऑक्साइड H2O2, अभी हमने बताया कि वाटर का कितना होगा, जिसमें ऑक्सीजन होगा 88.89% ऑक्सीजन होगा, जबकि दूसरा ऑक्साइड बनेगा हमारा क्या, H2O2 बनेगा, इसमें क्या होगा ऑक्सीजन का 94.12%। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, पहला हम वाटर के रेफरेंस में देखेंगे। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 88.89। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन, अब हमको ऑक्सीजन का तो इतना दिया हुआ है, हमने यहां से लिख लिया ऑक्सीजन का, अब हाइड्रोजन का निकालना है, हम क्या करेंगे, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 100 माइनस 88.89 इक्वल टू 11.11, यानी क्या बनेगा 11.11। 11.11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन
रिएक्ट विथ 88.89 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 88.89 अपॉन क्या आ जाएगा 11/11 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8.0 ग्राम। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब दूसरा हम केस देखते हैं। फॉर H2O2 परऑक्साइड होता है, इसको बोलते हैं परऑक्साइड। ठीक है, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन हमने दिया था पीछे, कितना लिखा हुआ है 94.12%, उसको हमने लिख दिया। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 100 माइनस 94.12 इज इक्वल टू 5.88। ठीक है, इसको मैंने माइनस किया तो कितना है 5.88। 5.88 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 94.12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा इतना अपॉन इतना हो जाएगा। तो हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इतना तो हमारा पेरोक्साइड का और वाटर का मिल गया। अब रेशियो निकालेंगे, दोनों का रेशियो हम देखेंगे। द रेशियो ऑफ O2 मास विच कंबाइन विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी 8 आया। इधर हमने जो निकाला ये क्या आया 8 ग्राम, यानी 1 ग्राम वाटर का निकालें 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। अब इसका देखेंगे, इसमें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ इतना ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा इतने ऑक्सीजन के इक्वल हो जाएगा। तो यानी इतना ऑक्सीजन और इतना ऑक्सीजन, इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 1:2। तो हम कह सकते हैं सिंस 1:2 इज अ सिंपल रेशियो, ये क्या है एक सिंपल रेशियो, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज सपोर्टेड बाय H2O एंड H2O2। इसको क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें हम और भी चीजें कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।